वेदांता सक्सेस में आपका स्वागत है। यह डिक्टेशन 70, 80, 90 और 100 की स्पीड से रहेगी। 70 शब्द प्रति मिनट। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड में। शिक्षा से जुड़े एक वेबिनार में प्रधानमंत्री ने प्राइमरी से लेकर उच्च शिक्षा तक भारतीय भाषाओं में पाठ्य सामग्री तैयार करने की जो जरूरत जताई, वह नई शिक्षा नीति के अनुकूल ही है। प्रधानमंत्री का वक्तव्य इसकी पुष्टि करता है कि सरकार भारतीय भाषाओं को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है, लेकिन यह आसान काम नहीं। इसलिए नहीं क्योंकि उच्च शिक्षा के स्तर पर पढ़ाई के लिए भारतीय भाषाओं में स्तरीय पुस्तकें तैयार करना एक बड़ी चुनौती है। इस चुनौती को पार किए बगैर देश के विभिन्न हिस्सों में छात्रों को उनकी अपनी भाषा में उच्च शिक्षा प्रदान करने का लक्ष्य हासिल नहीं किया जा सकता। यह भी ध्यान रहे कि इस लक्ष्य को हासिल करने में वर्ग बाधक बन सकता है। जिसने अंग्रेजी को श्रेष्ठता बोध से जोड़ दिया है, इस वर्ग ने यह माहौल भी बना दिया है कि आधुनिक जीवन की भाषा तो अंग्रेजी ही है। आवश्यक केवल यही नहीं है कि प्राइमरी से लेकर उच्च शिक्षा तक की पढ़ाई भारतीय भाषाओं में दी जाए, बल्कि यह भी है कि स्कूली शिक्षा के स्तर पर अंग्रेजी के वर्चस्व को तोड़ा जाए। अंग्रेजी एक भाषा के तौर पर तो पढ़ाए जाने की जरूरत है, लेकिन इसके नाम पर जिस तरह उसे पठन पाठन का माध्यम बना दिया गया है, उससे मुक्ति पाने के ठोस प्रयास करने होंगे। पैरा। अंग्रेजी की महत्ता से इनकार नहीं, लेकिन केवल उसे ही तरक्की की भाषा मानने का कोई औचित्य नहीं। आखिर जापान, जर्मनी, फ्रांस, दक्षिण कोरिया आदि देशों ने अपनी ही भाषा में प्रगति की है, न कि अंग्रेजी के बल पर। संपर्क भाषा के तौर पर भी अंग्रेजी का महत्व है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि वह अन्य भाषाओं पर राज करे। स्कूलों से लेकर विश्वविद्यालयों तक की पढ़ाई भारतीय भाषाओं में कराने की मुहिम तब आगे बढ़ेगी जब इन भाषाओं को शिक्षा संस्थानों से इतर भी महत्ता मिलेगी। आखिर अधिकाधिक सरकारी कामकाज भारत की भाषाओं में क्यों नहीं हो सकता? सवाल यह भी है कि हमारी अपनी भाषाएं
न्यायपालिका की भाषा क्यों नहीं बन सकती? क्या इससे बड़ी विडंबना और कोई हो सकती है कि उच्चतर न्यायपालिका में लोग अपनी भाषा में न्याय भी हासिल नहीं कर सकते? क्या कारण है कि संसद में पेश किए जाने वाले विधेयक मूलतः अंग्रेजी में तैयार करने की बाध्यता है? स्पष्ट है कि भारतीय भाषाओं में पठन पाठन के कदम उठाने के साथ भारतीय भाषाओं की उपयोगिता बढ़ाने की जो जरूरत है उसकी भी पूर्ति करनी होगी। यह भी समझा जाना चाहिए कि अंग्रेजी के नाम पर अंग्रेजियत की जो संस्कृति पनप गई है वह भारतीय भाषाओं के विकास में बाधक बन रही है। पैरा अध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूँ कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। इस देश के वर्तमान भारी संकट समय में और विशेष रूप से उस समय जबकि हम लड़ाई से अभी निवृत्त हुए हैं और आकाश में लड़ाई के बादल दूसरी तरफ से आने शुरू हुए हैं। हमारे वित्त मंत्री ने जो बजट पेश किया है वे इसके लिए बधाई के पात्र हैं। पैरा यद्यपि भिन्न भिन्न पहलुओं को लेकर आलोचनाएं की गई हैं, लेकिन यदि उनकी कठिनाइयों को भी देखा होता कि राष्ट्र को किन किन संकटों का सामना करना पड़ रहा है, इस पर बात पर भी अगर मेरे से पहले बोलने वाले वक्ताओं ने विचार किया होता तो मेरा विश्वास है कि उनकी आलोचनाओं का आधार कुछ दूसरा होता। उन्होंने ऐसा कठिन अवसर पर यह एक संतुलित बजट पेश किया है। उनके लिए मैं उन्हें बार बार बधाई देता हूँ, लेकिन साथ ही साथ मैं अपना यह कर्तव्य समझता हूँ कि कुछ ऐसे विचार भी उनके सामने प्रस्तुत करूँ जिससे उनकी कठिनाइयाँ कुछ हल हो जाए। उदाहरण के रूप में विगत 2 वर्षों में लेखा जोखा कमेटी में बैठने के समय मुझे ऐसा अनुभव हुआ है कि इस देश में 2-3 इस प्रकार की त्रुटियां मौजूद हैं जिनको दूर करने के लिए, जिनकी जांच करने के लिए यदि कोई एक कमेटी या आयोग बिठा दिया जाए तो राष्ट्र को, राष्ट्र की सरकार को, राष्ट्र के विकास कार्यों को और राष्ट्र की रक्षा व्यवस्था के लिए करोड़ों नहीं अरबों की व्यवस्था फौरन हो सकती है। केवल शासन को
जागरूक होकर कुछ कदम उठाने की आवश्यकता है। पैरा अभी कुछ छिपे हुए धन का जिक्र किया गया। सरकार ने भी समय समय पर ऐसा आभास दिया है कि इस देश में लगभग 30,000 करोड़ रुपए का छिपा धन मौजूद है। स्वयं मैं समझ नहीं पाता हूँ कि जब सरकार ऐसा अनुभव करती है तो इसकी व्यवस्था करने में उसको दिक्कत क्या आ रही है। ऐसा मालूम होता है कि कहीं इच्छा शक्ति की कमी है। भारत की इस सरकार ने अपनी शक्ति का ठीक से उपयोग करके उस दुश्मन के दांत खट्टे किए जिसके की ऊपर विश्व की शक्तिशाली और इंग्लैंड जैसी शक्तियों का अटूट सहारा था और जिसको कि उन्होंने हमारे विरुद्ध उकसाकर खड़ा किया था और अपना पूर्ण सहयोग दिया था। 80 शब्द प्रति मिनट। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड में। शिक्षा से जुड़े एक वेबिनार में प्रधानमंत्री ने प्राइमरी से लेकर उच्च शिक्षा तक भारतीय भाषाओं में पाठ्य सामग्री तैयार करने की जो जरूरत जताई वह नई शिक्षा नीति के अनुकूल ही है। प्रधानमंत्री का वक्तव्य इसकी पुष्टि करता है कि सरकार भारतीय भाषाओं को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है, लेकिन यह आसान काम नहीं। इसलिए नहीं क्योंकि उच्च शिक्षा के स्तर पर पढ़ाई के लिए भारतीय भाषाओं में स्तरीय पुस्तकें तैयार करना एक बड़ी चुनौती है। इस चुनौती को पार किए बगैर देश के विभिन्न हिस्सों में छात्रों को उनकी अपनी भाषा में उच्च शिक्षा प्रदान करने का लक्ष्य हासिल नहीं किया जा सकता। यह भी ध्यान रहे कि इस लक्ष्य को हासिल करने में वर्ग बाधक बन सकता है, जिसने अंग्रेजी को श्रेष्ठता बोध से जोड़ दिया है। इस वर्ग ने यह माहौल भी बना दिया है कि आधुनिक जीवन की भाषा तो अंग्रेजी ही है। आवश्यक केवल यही नहीं है कि प्राइमरी से लेकर उच्च शिक्षा तक की पढ़ाई भारतीय भाषाओं में दी जाए, बल्कि यह भी है कि स्कूली शिक्षा के स्तर पर अंग्रेजी के वर्चस्व को तोड़ा जाए। अंग्रेजी एक भाषा के तौर पर तो पढ़ाए जाने की ज़रूरत है, लेकिन इसके नाम पर जिस तरह उसे पठन पाठन का माध्यम बना दिया गया है, उससे मुक्ति पाने के ठोस प्रयास करने होंगे। पैरा अंग्रेजी की महत्ता से इनकार नहीं, लेकिन केवल उसे ही तरक्की की भाषा मानने का कोई औचित्य नहीं।
आखिर जापान, जर्मनी, फ्रांस, दक्षिण कोरिया आदि देशों ने अपनी ही भाषा में प्रगति की है, न कि अंग्रेजी के बल पर। संपर्क भाषा के तौर पर भी अंग्रेजी का महत्व है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि वह अन्य भाषाओं पर राज करे। स्कूलों से लेकर विश्वविद्यालयों तक की पढ़ाई भारतीय भाषाओं में कराने की मुहिम तब आगे बढ़ेगी जब इन भाषाओं को शिक्षा संस्थानों से इतर भी महत्ता मिलेगी। आखिर अधिकाधिक सरकारी कामकाज भारत की भाषाओं में क्यों नहीं हो सकता? सवाल यह भी है कि हमारी अपनी भाषाएं न्यायपालिका की भाषा क्यों नहीं बन सकती? क्या इससे बड़ी विडंबना और कोई हो सकती है कि उच्चतर न्यायपालिका में लोग अपनी भाषा में न्याय भी हासिल नहीं कर सकते? क्या कारण है कि संसद में पेश किए जाने वाले विधेयक मूलतः अंग्रेजी में तैयार करने की बाध्यता है? स्पष्ट है कि भारतीय भाषाओं में पठन पाठन के कदम उठाने के साथ भारतीय भाषाओं की उपयोगिता बढ़ाने की जो ज़रूरत है उसकी भी पूर्ति करनी होगी। यह भी समझा जाना चाहिए कि अंग्रेजी के नाम पर अंग्रेजियत की जो संस्कृति पनप गई है वह भारतीय भाषाओं के विकास में बाधक बन रही है। पैरा अध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूँ कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। इस देश के वर्तमान भारी संकट समय में और विशेष रूप से उस समय जबकि हम लड़ाई से अभी निवृत्त हुए हैं और आकाश में लड़ाई के बादल दूसरी तरफ से आने शुरू हुए हैं। हमारे वित्त मंत्री ने जो बजट पेश किया है वे इसके लिए बधाई के पात्र हैं। पैरा यद्यपि भिन्न भिन्न पहलुओं को लेकर आलोचनाएं की गई हैं, लेकिन यदि उनकी कठिनाइयों को भी देखा होता कि राष्ट्र को किन किन संकटों का सामना करना पड़ रहा है, इस पर बात पर भी अगर मेरे से पहले बोलने वाले वक्ताओं ने विचार किया होता तो मेरा विश्वास है कि उनकी आलोचनाओं का आधार कुछ दूसरा होता। उन्होंने ऐसा कठिन अवसर पर यह एक संतुलित बजट पेश किया है। उनके लिए मैं उन्हें बार बार बधाई देता हूँ, लेकिन साथ ही साथ मैं अपना यह कर्तव्य समझता हूँ कि कुछ ऐसे विचार भी उनके सामने प्रस्तुत करूँ जिससे उनकी कठिनाइयाँ कुछ हल हो जाए। उदाहरण के रूप में विगत 2 वर्षों में लेखा जोखा कमेटी में बैठने के समय मुझे ऐसा अनुभव हुआ है कि इस देश में 2-3 इस प्रकार की त्रुटियां मौजूद हैं जिनको दूर करने के लिए, जिनकी जांच करने के लिए
यदि कोई एक कमेटी या आयोग बिठा दिया जाए तो राष्ट्र को, राष्ट्र की सरकार को, राष्ट्र के विकास कार्यों को और राष्ट्र की रक्षा व्यवस्था के लिए करोड़ों नहीं अरबों की व्यवस्था फौरन हो सकती है। केवल शासन को जागरूक होकर कुछ कदम उठाने की आवश्यकता है। पैरा अभी कुछ छिपे हुए धन का जिक्र किया गया। सरकार ने भी समय समय पर ऐसा आभास दिया है कि इस देश में लगभग 30,000 करोड़ रुपए का छिपा धन मौजूद है। स्वयं मैं समझ नहीं पाता हूँ कि जब सरकार ऐसा अनुभव करती है तो इसकी व्यवस्था करने में उसको दिक्कत क्या आ रही है। ऐसा मालूम होता है कि कहीं इच्छा शक्ति की कमी है। भारत की इस सरकार ने अपनी शक्ति का ठीक से उपयोग करके उस दुश्मन के दांत खट्टे किए जिसके की ऊपर विश्व की शक्तिशाली और इंग्लैंड जैसी शक्तियों का अटूट सहारा था और जिसको कि उन्होंने हमारे विरुद्ध उकसाकर खड़ा किया था और अपना पूर्ण सहयोग दिया था। 90 शब्द प्रति मिनट। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड में। शिक्षा से जुड़े एक वेबिनार में प्रधानमंत्री ने प्राइमरी से लेकर उच्च शिक्षा तक भारतीय भाषाओं में पाठ्य सामग्री तैयार करने की जो ज़रूरत जताई वह नई शिक्षा नीति के अनुकूल ही है। प्रधानमंत्री का वक्तव्य इसकी पुष्टि करता है कि सरकार भारतीय भाषाओं को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है, लेकिन यह आसान काम नहीं। इसलिए नहीं क्योंकि उच्च शिक्षा के स्तर पर पढ़ाई के लिए भारतीय भाषाओं में स्तरीय पुस्तकें तैयार करना एक बड़ी चुनौती है। इस चुनौती को पार किए बगैर देश के विभिन्न हिस्सों में छात्रों को उनकी अपनी भाषा में उच्च शिक्षा प्रदान करने का लक्ष्य हासिल नहीं किया जा सकता। यह भी ध्यान रहे कि इस लक्ष्य को हासिल करने में वर्ग बाधक बन सकता है, जिसने अंग्रेजी को श्रेष्ठता बोध से जोड़ दिया है। इस वर्ग ने यह माहौल भी बना दिया है कि आधुनिक जीवन की भाषा तो अंग्रेजी ही है। आवश्यक केवल यही नहीं है कि प्राइमरी से लेकर उच्च शिक्षा तक की पढ़ाई भारतीय भाषाओं में दी जाए, बल्कि यह भी है कि स्कूली शिक्षा के स्तर पर अंग्रेजी के वर्चस्व को तोड़ा जाए। अंग्रेजी एक भाषा के तौर पर तो पढ़ाए जाने की ज़रूरत है, लेकिन इसके नाम पर जिस तरह उसे पठन पाठन का माध्यम बना दिया गया है उससे मुक्ति पाने के ठोस प्रयास करने होंगे। पैरा अंग्रेजी की महत्ता से इनकार नहीं, लेकिन केवल उसे ही तरक्की की भाषा मानने का कोई औचित्य नहीं। आखिर जापान, जर्मनी, फ्रांस
दक्षिण कोरिया आदि देशों ने अपनी ही भाषा में प्रगति की है, न कि अंग्रेजी के बल पर। संपर्क भाषा के तौर पर भी अंग्रेजी का महत्व है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि वह अन्य भाषाओं पर राज करे। स्कूलों से लेकर विश्वविद्यालयों तक की पढ़ाई भारतीय भाषाओं में कराने की मुहिम तब आगे बढ़ेगी जब इन भाषाओं को शिक्षा संस्थानों से इतर भी महत्ता मिलेगी। आखिर अधिकाधिक सरकारी कामकाज भारत की भाषाओं में क्यों नहीं हो सकता? सवाल यह भी है कि हमारी अपनी भाषाएं न्यायपालिका की भाषा क्यों नहीं बन सकती? क्या इससे बड़ी विडंबना और कोई हो सकती है कि उच्चतर न्यायपालिका में लोग अपनी भाषा में न्याय भी हासिल नहीं कर सकते? क्या कारण है कि संसद में पेश किए जाने वाले विधेयक मूलतः अंग्रेजी में तैयार करने की बाध्यता है? स्पष्ट है कि भारतीय भाषाओं में पठन पाठन के कदम उठाने के साथ भारतीय भाषाओं की उपयोगिता बढ़ाने की जो ज़रूरत है उसकी भी पूर्ति करनी होगी। यह भी समझा जाना चाहिए कि अंग्रेजी के नाम पर अंग्रेजियत की जो संस्कृति पनप गई है वह भारतीय भाषाओं के विकास में बाधक बन रही है। पैरा अध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूँ कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। इस देश के वर्तमान भारी संकट समय में और विशेष रूप से उस समय जबकि हम लड़ाई से अभी निवृत्त हुए हैं और आकाश में लड़ाई के बादल दूसरी तरफ से आने शुरू हुए हैं। हमारे वित्त मंत्री ने जो बजट पेश किया है वे इसके लिए बधाई के पात्र हैं। पैरा यद्यपि भिन्न भिन्न पहलुओं को लेकर आलोचनाएं की गई हैं, लेकिन यदि उनकी कठिनाइयों को भी देखा होता कि राष्ट्र को किन किन संकटों का सामना करना पड़ रहा है, इस पर बात पर भी अगर मेरे से पहले बोलने वाले वक्ताओं ने विचार किया होता तो मेरा विश्वास है कि उनकी आलोचनाओं का आधार कुछ दूसरा होता। उन्होंने ऐसा कठिन अवसर पर यह एक संतुलित बजट पेश किया है। उनके लिए मैं उन्हें बार बार बधाई देता हूँ, लेकिन साथ ही साथ मैं अपना यह कर्तव्य समझता हूँ कि कुछ ऐसे विचार भी उनके सामने प्रस्तुत करूँ जिससे उनकी कठिनाइयाँ कुछ हल हो जाए। उदाहरण के रूप में विगत 2 वर्षों में लेखा जोखा कमेटी में बैठने के समय मुझे ऐसा अनुभव हुआ है कि इस देश में 2-3 इस प्रकार की त्रुटियां मौजूद हैं जिनको दूर करने के लिए, जिनकी जांच करने के लिए यदि कोई एक कमेटी या आयोग बिठा दिया जाए तो राष्ट्र को, राष्ट्र की सरकार को, राष्ट्र के विकास कार्यों को और राष्ट्र की रक्षा व्यवस्था के लिए करोड़ों नहीं अरबों की व्यवस्था फौरन हो सकती है। केवल शासन को जागरूक होकर कुछ कदम उठाने की आवश्यकता है। पैरा अभी कुछ छिपे हुए धन का जिक्र किया गया।
सरकार ने भी समय समय पर ऐसा आभास दिया है कि इस देश में लगभग 30,000 करोड़ रुपए का छिपा धन मौजूद है। स्वयं मैं समझ नहीं पाता हूँ कि जब सरकार ऐसा अनुभव करती है तो इसकी व्यवस्था करने में उसको दिक्कत क्या आ रही है। ऐसा मालूम होता है कि कहीं इच्छा शक्ति की कमी है। भारत की इस सरकार ने अपनी शक्ति का ठीक से उपयोग करके उस दुश्मन के दांत खट्टे किए जिसके की ऊपर विश्व की शक्तिशाली और इंग्लैंड जैसी शक्तियों का अटूट सहारा था और जिसको कि उन्होंने हमारे विरुद्ध उकसाकर खड़ा किया था और अपना पूर्ण सहयोग दिया था। 100 शब्द प्रति मिनट। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड में। शिक्षा से जुड़े एक वेबिनार में प्रधानमंत्री ने प्राइमरी से लेकर उच्च शिक्षा तक भारतीय भाषाओं में पाठ्य सामग्री तैयार करने की जो ज़रूरत जताई वह नई शिक्षा नीति के अनुकूल ही है। प्रधानमंत्री का वक्तव्य इसकी पुष्टि करता है कि सरकार भारतीय भाषाओं को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है, लेकिन यह आसान काम नहीं। इसलिए नहीं क्योंकि उच्च शिक्षा के स्तर पर पढ़ाई के लिए भारतीय भाषाओं में स्तरीय पुस्तकें तैयार करना एक बड़ी चुनौती है। इस चुनौती को पार किए बगैर देश के विभिन्न हिस्सों में छात्रों को उनकी अपनी भाषा में उच्च शिक्षा प्रदान करने का लक्ष्य हासिल नहीं किया जा सकता। यह भी ध्यान रहे कि इस लक्ष्य को हासिल करने में वर्ग बाधक बन सकता है, जिसने अंग्रेजी को श्रेष्ठता बोध से जोड़ दिया है। इस वर्ग ने यह माहौल भी बना दिया है कि आधुनिक जीवन की भाषा तो अंग्रेजी ही है। आवश्यक केवल यही नहीं है कि प्राइमरी से लेकर उच्च शिक्षा तक की पढ़ाई भारतीय भाषाओं में दी जाए, बल्कि यह भी है कि स्कूली शिक्षा के स्तर पर अंग्रेजी के वर्चस्व को तोड़ा जाए। अंग्रेजी एक भाषा के तौर पर तो पढ़ाए जाने की ज़रूरत है, लेकिन इसके नाम पर जिस तरह उसे पठन पाठन का माध्यम बना दिया गया है, उससे मुक्ति पाने के ठोस प्रयास करने होंगे। पैरा अंग्रेजी की महत्ता से इनकार नहीं, लेकिन केवल उसे ही तरक्की की भाषा मानने का कोई औचित्य नहीं। आखिर जापान, जर्मनी, फ्रांस, दक्षिण कोरिया आदि देशों ने अपनी ही भाषा में प्रगति की है, न कि अंग्रेजी के बल पर। संपर्क भाषा के तौर पर भी अंग्रेजी का महत्व है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि वह अन्य भाषाओं पर राज करे। स्कूलों से लेकर विश्वविद्यालयों तक की पढ़ाई भारतीय भाषाओं में कराने की मुहिम तब आगे बढ़ेगी जब इन भाषाओं को शिक्षा संस्थानों से इतर भी महत्ता मिलेगी। आखिर अधिकाधिक सरकारी कामकाज भारत की भाषाओं में क्यों नहीं हो सकता? सवाल यह भी है कि हमारी अपनी भाषाएं न्यायपालिका की भाषा क्यों नहीं बन सकती? क्या इससे बड़ी विडंबना और कोई हो सकती है कि उच्चतर न्यायपालिका में लोग अपनी भाषा में न्याय भी हासिल नहीं कर सकते?
क्या कारण है कि संसद में पेश किए जाने वाले विधेयक मूलतः अंग्रेजी में तैयार करने की बाध्यता है? स्पष्ट है कि भारतीय भाषाओं में पठन पाठन के कदम उठाने के साथ भारतीय भाषाओं की उपयोगिता बढ़ाने की जो ज़रूरत है उसकी भी पूर्ति करनी होगी। यह भी समझा जाना चाहिए कि अंग्रेजी के नाम पर अंग्रेजियत की जो संस्कृति पनप गई है वह भारतीय भाषाओं के विकास में बाधक बन रही है। पैरा अध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूँ कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। इस देश के वर्तमान भारी संकट समय में और विशेष रूप से उस समय जबकि हम लड़ाई से अभी निवृत्त हुए हैं और आकाश में लड़ाई के बादल दूसरी तरफ से आने शुरू हुए हैं, हमारे वित्त मंत्री ने जो बजट पेश किया है वे इसके लिए बधाई के पात्र हैं। पैरा यद्यपि भिन्न भिन्न पहलुओं को लेकर आलोचनाएं की गई हैं, लेकिन यदि उनकी कठिनाइयों को भी देखा होता कि राष्ट्र को किन किन संकटों का सामना करना पड़ रहा है, इस पर बात पर भी अगर मेरे से पहले बोलने वाले वक्ताओं ने विचार किया होता तो मेरा विश्वास है कि उनकी आलोचनाओं का आधार कुछ दूसरा होता। उन्होंने ऐसा कठिन अवसर पर यह एक संतुलित बजट पेश किया है। उनके लिए मैं उन्हें बार बार बधाई देता हूँ, लेकिन साथ ही साथ मैं अपना यह कर्तव्य समझता हूँ कि कुछ ऐसे विचार भी उनके सामने प्रस्तुत करूँ जिससे उनकी कठिनाइयाँ कुछ हल हो जाए। उदाहरण के रूप में विगत 2 वर्षों में लेखा जोखा कमेटी में बैठने के समय मुझे ऐसा अनुभव हुआ है कि इस देश में 2-3 इस प्रकार की त्रुटियां मौजूद हैं जिनको दूर करने के लिए, जिनकी जांच करने के लिए यदि कोई एक कमेटी या आयोग बिठा दिया जाए तो राष्ट्र को, राष्ट्र की सरकार को, राष्ट्र के विकास कार्यों को और राष्ट्र की रक्षा व्यवस्था के लिए करोड़ों नहीं अरबों की व्यवस्था फौरन हो सकती है। केवल शासन को जागरूक होकर कुछ कदम उठाने की आवश्यकता है। पैरा अभी कुछ छिपे हुए धन का जिक्र किया गया। सरकार ने भी समय समय पर ऐसा आभास दिया है कि इस देश में लगभग 30,000 करोड़ रुपए का छिपा धन मौजूद है। स्वयं मैं समझ नहीं पाता हूँ कि जब सरकार ऐसा अनुभव करती है तो इसकी व्यवस्था करने में उसको दिक्कत क्या आ रही है। ऐसा मालूम होता है कि कहीं इच्छा शक्ति की कमी है। भारत की इस सरकार ने अपनी शक्ति का ठीक से उपयोग करके उस दुश्मन के दांत खट्टे किए जिसके की ऊपर विश्व की शक्तिशाली और इंग्लैंड जैसी शक्तियों का अटूट सहारा था और जिसको कि उन्होंने हमारे विरुद्ध उकसाकर खड़ा किया था और अपना पूर्ण सहयोग दिया था।